Hello everyone, my name is Ankita Tomar and welcome to Legal Edge After College. So as we all know, the exams are coming closer and time बहुत कम है. Already जो time जा चुका है वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कहाँ गया पता नहीं चल रहा है, क्या किया पता नहीं चल रहा है ना. So time बहुत कम है और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है. कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हो सकता है preparation अभी start करी हो and then there are some students who are preparing for a long time. सो जो पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं एक एक बार सब्जेक्ट्स को पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन का टाइम है और जिन बच्चों ने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है आपके पास टाइम नहीं है आपकी पूरा जाके सब्जेक्ट को डिटेल में देख पाए सो व्हाट यू नीड इज टू रिवाइज और टू रीड द कॉन्सेप्ट्स विच आर ओनली इंपॉर्टेंट. ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को विजिट करने का आप लोगों के पास टाइम है. इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द एग्जाम को कवर करने का टाइम बचा है अब सिर्फ, तो इसलिए बहुत डिटेल में ना जा करके it would be better if we pick out smartly those topics or those pointers which are important and which are asked in the examination. ठीक है, सो ऐसे ही कुछ 5 कॉन्सेप्ट्स मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए जो मुस्लिम लॉ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्लैट पीजी एंड एलिट पीजी एग्जामिनेशन एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर द फर्स्ट वन इज ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, अब प्यूबर्टी क्या होता है या क्यों समझना जरूरी है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, विद इन 10 or 15 मिनट्स विल कवर 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मुस्लिम लॉ. सो फर्स्टली प्यूबर्टी जो है जैसा कि हम देखते हैं हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर. ठीक है, प्यूबर्टी का इंपॉर्टेंस क्या है, मैरिज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. अब जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मिनिमम एज ऑफ द people is prescribed for getting married. ठीक है, for the boys it is 21 years and for the girls it is 18 years. Okay, but in the case of Muslim law the minimum age of marriage is not prescribed. ठीक है, there it is only mentioned that once the person attains puberty they can get married. ठीक है, so essential for the marriage is attaining the age of puberty. Now there are two things. One, what is the age of puberty, what is एज ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, कि एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होगी यानी कि नंबर क्या होगा, है ना, किस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप एज ऑफ प्यूबर्टी ट्रीट करोगे. दूसरा है कि प्यूबर्टी ही अपने आप में क्या होती है. ठीक है, व्हाट इज प्यूबर्टी इन इट्स वेरी ओन सेल्फ. तो फर्स्ट थिंग इज दैट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी. The age of puberty as per the traditional Muslim law is considered to be 15 years. ठीक है, यानी कि जैसे ही बच्चे की एज 15 साल हो जाती है इट इज डीम्ड दैट सो एंड सो हैज अटेन्ड प्यूबर्टी. ठीक है, the second circumstances, there are two conditions in which the person is supposed to have attained या deemed to have attained puberty. The first is age of 15 years and the second is when the person actually attains puberty. Puberty क्या है, it is a biological state when one is fit for रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन. ठीक है, रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, यानी कि जैसे ही आप रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी में आते हैं दैट स्टेज और दैट बायोलॉजिकल स्टेट इज कॉल्ड प्यूबर्टी. ठीक है, एंड एज पर मुस्लिम लॉ दो परिस्थितियों में प्यूबर्टी अटेन्ड माना जाएगा किसी को, या तो वो 15 साल का हो जाए या फिर 15 साल से पहले ही प्यूबर्टी या ये बायोलॉजिकल स्टेट अटेन कर ले. ठीक है, सो देयर आर टू थिंग्स याद रखिएगा और ये दोनों बातें प्रेस्क्राइब करी गई थी एक केस में जिसका नाम है मुसम्मत अतकिया बेगम. मुसम्मत अतकिया बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम. ठीक है, इस केस के अंदर ये बात जो है एज अ प्रेसिडेंट सेट कर दी गई थी कि प्यूबर्टी दो परिस्थितियों में माना जाएगा. वन, अटेनिंग 15 years और सेकंड, बिफोर अटेनिंग 15 years if the person has attained the biological state of procreation then that एज. ठीक है, अगर 13 साल में आपने प्यूबर्टी अटेन कर ली, बायोलॉजिकल स्टेट अटेन कर लिया, तो देन 13 साल 13 years विल बी द एज ऑफ प्यूबर्टी इन द केस ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. ठीक है, एंड इन दैट एज ऑफ 13 years दैट पर्सन कैन बी मैरिड और गिवन इन मैरिज. ठीक है, मोहम्मद इब्राहिम राशिद खान. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ द केस. ठीक है,
चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। द अदर कॉन्सेप्ट इज खयार उल बुलुग, जिसे हम ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, अब ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। याद रखिएगा एग्जाम के अंदर दोनों ही टर्म्स में बात हो सकती है। खयार उल बुलुग जो कि एक पूरा ट्रेडिशनल उर्दू टर्म है, वो भी कहा जा सकता है, अरेबिक टर्म है, वो भी कहा जा सकता है, और ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी दिया जा सकता है। अब ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का मतलब होता है an option where the person who was married or the minor who was given in marriage while that person was minor, this minor has the option to repudiate the marriage. ठीक है, this is an option given to the minor that the minor can repudiate or revoke the marriage in which he was given during minority once he has attained, he or she has attained majority. ठीक है, यानी कि if minor was given in marriage, ठीक है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? माइनर के ऊपर, who was given in marriage. When can that minor opt for khayarul bulk? When attains puberty, ठीक है, that is 15 years of age. Okay, but there's a condition. So this was prescribed in the traditional Muslim law, section 2 clause 7 of the Muslim Marriage Dissolution Act. Dissolution of dissolution of Muslim marriage also recognizes this option of puberty, and it prescribes that the minor can revoke the marriage or can repudiate the marriage by choosing khayarul bulag or option of puberty once they have attained the age of 15 years or puberty. ठीक है, या but before 18 years. ठीक है, so the option to opt out of the marriage or the option to exit the marriage or to repudiate the marriage exists only between 15 years to 18 years. ठीक है, या फिर एज ऑफ प्यूबर्टी से 18 साल तक ही ये ऑप्शन किसी के पास अवेलेबल रहता है टू रिवोक देयर मैरिज और टू repudiate देयर मैरिज. ठीक है, also there's an additional condition which says provided the marriage is not consummated, provided the marriage is not consummated. Consummated का मतलब क्या है? That the sexual relationship has not been established or the intercourse, the sexual intercourse has not been established between the couple or the parties to the marriage. ठीक है, so ये है option of puberty या खयारुल बुल्ग जिसे हम कहते हैं. ये याद रखिएगा, this is important. यहाँ पर जो मुस्लिम महिला है उसके लिए ये ग्राउंड स्पेसिफिकली दे रखा है सेक्शन 2 के क्लॉज 7 में, where she can opt for repudiating her marriage once she attains puberty or the age of 15 years till she attains the age of 18 year. ठीक है, so 15 से 18 के बीच में ही उसके पास ये ऑप्शन रहेगा. एंड there's another condition in addition to this age, that is the marriage should not have been consummated for that period when she was in the marriage. चलिए अब चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज दोवर और मेहर का कॉन्सेप्ट. दिस इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट. ठीक है, द रीजन फॉर दिस कॉन्सेप्ट बीइंग मिसअंडरस्टूड वाज दैट मुस्लिम मैरिज is called the contract. ठीक है, मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अब under the light of this concept that Muslim marriage is a contract, we often tend to infer dower or meher as a consideration amount or a purchase amount for the bride, but that is not so. ठीक है, it is not consideration or purchase money. ठीक है, सो क्या है अगर परचेज मनी और कंसिडरेशन नहीं है तो? इट इज बेसिकली अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, टोकन ऑफ रेस्पेक्ट that the husband promises her wife, and it is only restricted for the enjoyment of the wife only. ठीक है, it cannot be given to somebody else. It is only available for the wife, and it is promised by the husband to the wife as a token of respect, because
she is going to join her in the pursuit of their life together. ठीक है, सो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट वाइफ को ये प्रॉमिस किया जाता है। अब मेहर की रकम देने के पीछे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट लॉ के अंदर, कोई भी प्रैक्टिस लॉ के अंदर जो है, कभी भी बिना बेवजह नहीं होती है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, एंड द रीजन बिहाइंड प्रैक्टिसिंग और गिविंग और प्रॉमिसिंग दोहर और मेहर इज, देयर आर टू फोल्ड रीजंस। द वन इज to show her respect and to secure her. ठीक है, the first reason is giving security, giving security to her, and then the other reason is to keep a check on unrestricted right of Muslim men while giving divorce. ठीक है, while giving divorce, as we know that Muslim men have an unrestricted right of giving divorce to their wives. ठीक है, ना उनको सिचुएशन, ना उनको कंडीशन बताने की जरूरत है, ना ही उनको कोई खामियाजा भुगतने की जरूरत है। तो ये इसीलिए दे रखा है ये आपका दोहर का कॉन्सेप्ट या मेहर का कॉन्सेप्ट, सो दैट अगर हस्बैंड एकदम आर्बिट्रेरली बिना बात के डाइवोर्स देते हैं, सो दे शुड just keep this in mind that if they happen to give divorce, they'll also have to pay the amount of meher. ठीक है, so this will basically indirectly keep a check on their unrestricted right. ठीक है, अब दोहर जो है वो दो तरीके से दिया जाता है, दो तरीके का दोहर होता है। वन इज स्पेसिफाइड, ठीक है, वन इज स्पेसिफाइड एंड द अदर इज अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड डोअर को प्रॉपर कहा जाता है, प्रॉपर और कस्टमरी डोअर भी कहा जाता है। क्यों इसे प्रॉपर कहा गया है? क्योंकि इसे कोर्ट तय करता है। सो जब भी कोर्ट तय करेगा तो वो हमेशा पार्टीज की कंडीशंस को प्रॉपरली एनालाइज करके करेगा, आर्बिट्ररीली नहीं करेगा, किसी एक की तरफ बायस होकर के नहीं करेगा। दैट इज व्हाई it is called proper and customary door. The other one is specified door, which is further divided into two types, and one is prompt and the other is deferred. ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अ डोअर इज कॉल्ड स्पेसिफाइड व्हेन द पार्टीज हैव नॉट डिसाइडेड इट व्हाइल द मैरिज। ठीक है, सो अ स्पेसिफाइड डोअर कैन बी डिसाइडेड और कैन बी स्पेसिफाइड ईदर बिफोर द मैरिज और एट द टाइम ऑफ द मैरिज और इमीडिएटली द मैरिज इज कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद में नहीं, बहुत ज्यादा लंबे समय बाद नहीं। वंस द मैरिज इज done, you have to immediately decide the amount of door, then it will be called specified door. Okay, now if the specified door is given in a prompt way, ठीक है, prompt का मतलब क्या है? prompt जो हम बिल्कुल लिटरल मीनिंग समझते हैं, immediately है ना, very promptly, बहुत तुरंत से देना। so अगर किसी चीज का प्रभाव तत्कालीन रूप से है या इमीडिएट है तो हम उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब डोअर के केस में प्रॉम्प्ट डोअर कैसा होता है? सो द मोमेंट द वाइफ आस्क फॉर डोअर, ठीक है, द हस्बैंड हैज टू प्रोवाइड हर दैट। ठीक है, द हस्बैंड हैज टू गिव हर दैट इमीडिएटली, उसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट डोअर। वेयरएज डेफर्ड डोअर जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे दिया जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पर दिया जाता है। इसके लिए तय नहीं होता है कि कब देना है। ठीक है, ये जब मैरिज डिसॉल्व होगी तब दिया जाएगा। अब चाहे मैरिज डाइवोर्स से डिसॉल्व हो, चाहे डेथ से डिसॉल्व हो, जैसे ही मैरिज डिसॉल्व होगी वैसे ही जो डोअर देना बनता है, दैट विल बी कॉल्ड द डेफर्ड डोअर। सो इट हैज बीन डिसाइडेड ऑलरेडी। ठीक है, कि अगर एक प्लॉट देना है या 25 लाख रुपए देने डोअर की रकम में, ये डिसाइड हो चुका है, बट कब देने हैं ये डिसाइड नहीं हुआ है अगर, तो वो होगा क्या आपका, या तो डाइवोर्स पे या डेथ पे। वाइफ कैन नॉट आस्क इट बिफोर दैट इफ द डोअर इज डेफर्ड इन नेचर, बट प्रॉम्प्ट डोअर कैन बी आस्क्ड एट एनी टाइम, एंड वंस इट इज आस्क्ड द हस्बैंड हैज टू प्रॉम्प्टली गिव इट टू द वाइफ। ओके, और प्रॉम्प्टली हैव टू मेक प्रोविजन फॉर दैट। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज इद्दत। अब इद्दत भी अगेन लॉ के अंदर है, या अगर एक कस्टमरी प्रैक्टिस है तो कुछ रीजन की वजह से है। रीजन क्या है इसके पीछे? तो देयर आर टू फोल्ड रीजंस बिहाइंड दिस। वन इज, the first reason is to ascertain if if a woman is pregnant or not, ascertain pregnancy। ठीक है, अब in the ancient times, due to lack of science and technology, we did not have any measures or any ways through which we could ascertain the pregnancy or the status of a woman if she is pregnant or not। ठीक है, so
First was ascertaining pregnancy. Now, how pregnancy can be ascertained? Once I describe कैसे इद्दत work करता है, you'll understand. The second thing is ascertaining or identifying, I would rather say, identifying paternity. Paternity. डीएनए टेस्ट तो था नहीं, है ना? कोई डीएनए टेस्ट नहीं था, तो बच्चे की पेटर्निटी कैसे पता चलेगी? और बच्चे की पेटर्निटी पता करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बच्चे की पेटर्निटी पता नहीं होगी, इफ यू आर अनेबल टू असर्टेन हु द फादर ऑफ द चाइल्ड इज, हाउ विल ही गेट हिज राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस? ठीक है, सो इनहेरिटेंस, राइट टू प्रॉपर्टी, ऑल हिज लीनिएज, ये सब बातें डिसाइड होने के लिए पेटर्निटी का पता होना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब पेटर्निटी भी डिसाइड करने के लिए कोई तरीका तो था नहीं हमारे पास साइंटिफिक, तो हमने इद्दत को एज अ मेजर अपनाया। एंड एक बहुत ही अंडरलाइन कॉज है इद्दत का इन सर्टन फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स, दैट इज गिविंग कपल अ चांस ऑफ रिकंसिलिएशन, गिविंग कपल अ चांस ऑफ रिकंसिलिएशन। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ डाइवोर्सेस जहां पर एक बार प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, फिर देर इज अगेन अ वेटिंग पीरियड। तो इद्दत के समय में अगर आपको लगता है कि आपका गलत डिसीजन हो गया है तो आप उसको रिवोक कर सकते हो। दैट वाज वन अटेम्प्ट जो इद्दत का बहुत एक अंडरलाइन कॉज है। ठीक है, ये बहुत उसका एक मेजर रीजन नहीं है, इट इज एन अंडरलाइन कॉज। तो जो दो बातें इंपॉर्टेंट है वो ये है आपकी, दैट आर बोथ आर रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी ऑफ द वुमेन। अब प्रेगनेंसी ऑफ द वुमेन कैसे असर्टेन होगी? सो वंस द वाइफ हैज बीन डाइवोर्स्ड और द हस्बैंड इज डेड, in both the situations the wife has to go through iddat period. ठीक है, in the case of divorce also and in the case of death also. Now once the woman is divorced और द हस्बैंड इज डेड, विडोड लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, she has to observe the period of iddat. How the iddat period works? The woman is supposed to live in isolation without having intervention of any other male member of the family except for the for her father or her real brother, real father, real brother, whereas her maternal family and sorry, the female relatives of the female can meet her but not the male members। ठीक है, क्यों? so that ये बात क्लियर रहे कि no other male had visited her and there could not be any chance of her be getting or conceiving a child through any other person। ठीक है, so this was the major reason why they were kept in isolation। अब इनको कुछ समय के लिए isolation में रखा जाता है so that if she is pregnant that can be ascertained, if she misses her courses continuously for 2 months or 3 months, it will be clear that she is pregnant। The other thing was, once she is pregnant in that particular, in her husband's house without any other male's intervention, it will be also clear that the child belongs, or the conceived child or conceived pregnancy belongs to this husband only। ठीक है, सो पेटर्निटी भी पता चल गई, प्रेग्नेंट है ये भी पता चल गया, और बच्चा किसका है ये भी पता चल गया। दीज वर द टू रीजंस। अब इन द केस ऑफ अ डाइवोर्स्ड फीमेल, जो टाइम पीरियड है आपका इद्दत का, दैट वेरीज, एंड इन द केस ऑफ आपका विडोड विमेन, उसमें भी डाइवोर्स का जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है। ठीक है, सो इन द केस ऑफ डाइवोर्स, 3 courses, 3 courses as in 3 menstrual cycles, यानी कि 3 महीने हो गया लगभग। 3 courses when the women is menstruating। अब if a female is not menstruating, then 3 lunar months, 3 lunar months for a woman who is not non-menstruating। ठीक है, अब विडो के केस में 4 months 10 days। एंड अब इस टाइम में अगर विमेन जो है वो प्रेग्नेंट पाई गई, if she is found to be pregnant, then till delivery she has to remain in isolation, in iddat, or miscarriage। ठीक है, अब इफेक्ट क्या होता है इद्दत का? सो इद्दत के दौरान जो फीमेल है, शी इज नॉट अलाउड टू गेट रीमैरिड। ठीक है, शी इज फॉरबिडेड फ्रॉम गेटिंग रीमैरिड टू एनीबडी, टू द हस्बैंड, टू द ओल्ड हस्बैंड एज एंड टू एनी अदर पर्सन ऑल्सो। क्योंकि अगर रीमैरिज अलाउ कर दिया आपने तो अगेन पेटर्निटी जो है वो असरटेन करना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो है ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक इज द मोस्ट डिबेटेड वन। ठीक है, बहुत इसके ऊपर डिबेट हुआ।
फाइनली इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2019। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया इसको, एंड इनफैक्ट एक ऑफेंस की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है अब इसको, इन द केस ऑफ शायरा बानो। शायरा बानो, ठीक है, शायरा बानो केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इन 2019। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी मस्ट नो व्हाट वाज प्रोहिबिटेड। often people tend to understand that the concept of talaq itself has been prohibited or declared unconstitutional, but that is not so. Only triple talaq, that is talaq ul biddat, इसको क्या कहा जाता है? talaq ul biddat, ठीक है, दिस वॉज प्रोहिबिटेड। तलाक के कई सारे फॉर्म्स हैं, उन्हीं में से एक है तलाकुल बिद्दत, जिसको सिंफुल फॉर्म माना जाता था। इट वाज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ सिंफुल फॉर्म of talaq. Why was it considered a sinful form of talaq? Because it does not allow reconciliation. जितने भी आप प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ तलाक देखेंगे, आपको सब में एक स्कोप मिलेगा कि ओके अच्छा, एक प्रोनाउंसमेंट जो है आपने गलती से कर दिया, कोई बात नहीं, या गुस्से में कर दिया, कोई बात नहीं, देयर इज अ स्पेस ऑफ टाइम, आप उस बीच में उसको रिवोक कर लीजिए, या आप बचे हुए नंबर ऑफ टाइम्स तलाक को प्रोनाउंस मत कीजिए, बचे हुए प्रोनाउंसमेंट्स को रोक लीजिए, मत कीजिए बचे हुए प्रोनाउंसमेंट्स, आपका तलाक जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। But in the case of talaqul biddat, this is not the practice. What they basically do is, in a single tuhr, in single tuhr, tuhr क्या है explain करती हूँ, in a single tuhr, 3 pronouncements have to be immediately made, ठीक है, have to be made, and this has an immediate effect of dissolving the marriage, dissolving the marriage, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही आपने ये 3 प्रोनाउंसमेंट कंप्लीट किए, मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है तुहर क्या है? तुहर इज अ स्टेट ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी, स्टेट ऑफ प्योरिटी मतलब, स्टेट ऑफ प्योरिटी का मतलब है व्हेन द विमेन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, व्हेन विमेन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, व्हेन द विमेन इज नॉट menstruating. Menstruating as in she is not going through her periods. So in a month there are 22 to 25 days when the woman is free from her menstruations, and as per triple talaq, the man has to, or the husband has to pronounce 3 consecutive pronouncements of talaq 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 in that one single tuhr, ठीक है। एक ही तुअर में मान लीजिए जनवरी में कोई महिला का टूअर पीरियड जो है वो है 2 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक, और आप इसी टाइम पीरियड में 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रोनाउंसमेंट करते हैं, जिसका इफेक्ट क्या होता है? इमीडिएट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, शादी हाथों हाथ खत्म हो जाती है। एंड आफ्टर दिस, बिकॉज दिस a particular form of divorce does not allow reconciliation, it is very much criticized and it is called sinful, because after all Islam also does, though it allows the concept of divorce, but it does not promote dissolution of marriages, ठीक है। वो भी मैरिजेस को प्रिजर्व करने में ही बिलीव करता है, मैरिजेस को डिसॉल्व करने में बिलीव नहीं करता है, ऑल्दो उसने रिकॉग्नाइज किया हुआ है तलाक को, ठीक है। सो इसीलिए इसको सिंफुल माना गया है। चलिए, सो बस केस याद रखिएगा, कौन से केस से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, एंड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड विल कंटिन्यूअसली कीप वर्किंग ऑन मोर सच कॉन्सेप्ट्स एंड मोर सच वीडियो, सो दैट आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है फटाफट से क्लियर होते रहे और बहुत शॉर्ट टाइम में क्लियर हो जाए। चलो, बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे, डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट बाय नाउ, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, and also follow us on our Telegram channel and Instagram page, so that you can get all the updates of your examination and all the updates of your legal affairs, ठीक है। चलो, bye guys, have a great day.